हाय गाइज, इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है सो स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाला है और साथ में VS कोड पे जो है सो एक एक फंक्शन को रन करके दिखाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन आर द बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। मीन्स लाइब्रेरी फंक्शन जो है सो बिल्ट इन फंक्शंस है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन दोनों सेम ही चीज है और यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर फाइल है, उसके बाद void main के बाद हमने दो printf एंड scanf फंक्शन लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन कॉल। ये क्या है मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं। फंक्शन को यूज इसलिए करते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को हमें करवाना होता है। इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर को सम करने के लिए एक फंक्शन को डिफाइन किया है। जैसे फंक्शन का डिफाइन कुछ इस तरीका से है, डेटा टाइप फंक्शन का नाम, यहाँ पे हमने कुछ आर्गुमेंट लिया है। उसके बाद इसके अंदर जो है सो दो नंबर का सम करने का हमने कोड लिखा है। ये कोड क्या है इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे जो है सो फंक्शन कॉल करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का नाम और यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए हैं ताकि जब भी इस दो नंबर यहाँ इस फंक्शन में आएगा तो इस दोनों नंबर का सम करके हमें इसका जो वैल्यू होगा वो दे देगा। तो फ्रेंड्स, इसको जो है सो हम फंक्शन कॉल बोलते हैं। मीन्स जब भी हमको दो नंबर का सम करना पड़ेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये जो है फंक्शन डेफिनेशन इन्वोक होगा और इसमें सम करके हमें फाइनल वैल्यू दे देगा। यानी इस दोनों का जो सम होगा कितना वैल्यू आएगा 8। ठीक उसी तरीका से जब भी printf फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो हमें जो है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारे स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। एज इट इज प्रिंट हो जाता है वो क्यों? उसी तरीका से scanf फंक्शन में जो भी हमारे यूजर इनपुट डालते हैं इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर इस फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ है। इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक स्पेशल फाइल है जिसको हेडर फाइल बोलते हैं, उसमें रखा हुआ है पहले से। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों रखा गया? तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आपको जो है ये स्टेटमेंट बार बार लिखना होता है। फ्रेंड्स, जरा सोच के देखो कि जब भी आपको एक मैसेज प्रिंट कराना होगा तो अगर printf फंक्शन का यूज करते हो तो उसके लिए आपको जो है सो पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अगर आपको यूजर से इनपुट लेते हो तो उसके लिए भी फिर से एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डेवलपर ने एक सेट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन को एक हेडर फाइल में रख दिया और वो बता रहा है कि आपको बार बार ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी, आप सिंपली उस हेडर फाइल को यूज करो और सिंपली इस फंक्शन को आप लिख करके आप यूज कर सकते हो। आपको बार बार फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिखना है। मतलब कि कुछ इस तरीका से कि जैसे printf और scanf फंक्शन को एक stdio.h नाम के हेडर फाइल में डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ stdio.h नाम का एक ही हेडर फाइल नहीं है, बहुत सारे हेडर फाइल है। जैसे math.h ये हेडर फाइल है, इसके अंदर जो है सो मैथ से रिलेटेड फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। मतलब अगर किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको इस हेडर फाइल को आपको लगाना होगा। किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अगर ये फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए आपको जो है सो ये हेडर फाइल को यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है सो इस फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल है, इसका मतलब सिर्फ दो ही फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके, सी प्रोग्रामिंग के डॉक्यूमेंटेशन में जाके। इसी तरीका से time.h नाम के हेडर फाइल में जो है सो टाइम से रिलेटेड जो है सो फंक्शन को डिफाइन किया गया है और इसी तरीका से स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने के लिए हमें उससे रिलेटेड फंक्शन को डिफाइन किया गया है। उसी सिमिलरली stdio.h में printf scanf को डिफाइन किया गया है और भी बहुत सारे हैं फंक्शन है। तो आई होप कि आपको जो है सो ये लाइब्रेरी फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन को देखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं strlen जो है फंक्शन जो है सो हमारे स्ट्रिंग के लेंथ को डिफाइन करता है। मतलब हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसके नंबर को काउंट करके हमें बता देता है। उसी तरीका से strcpy मीन्स कि हमारे स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग, हमारे स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करने में हेल्प करता है। उसी तरीका से strrev जो ये जो फंक्शन है ये हमारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को रिवर्स करने में किया जाता है। अगर फ्रेंड्स, अगर हम ये फंक्शन नहीं यूज करेंगे तो आपको किसी लूप की हेल्प से जो है सो एक एक कैरेक्टर को जो है सो रिवर्स करना पड़ेगा। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए उसके एक एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, फिर जाके लेंथ फाइंड आउट होगा और इस फंक्शन के हेल्प से जो है सो आप आसानी से करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पे फंक्शन लिया है। चलिए मैं VS कोड पे आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। बाकी फंक्शन के लिए मैं एक लिस्ट वीडियो क्लास में दे दूंगा, उस लिस्ट को आप बाद में जो है सो उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले VS कोड ओपन होने के बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस फाइल का नाम देना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी ले रहा हूँ, library.c, आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है हेडर फाइल लिख लेना है stdio.h। उसका दूसरा हेडर फाइल आपको यूज करना है include string.h। वो इसलिए कि स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज करने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है लिखना है void में लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो है सो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेना है। स्ट्रिंग का नाम मैं str1 ले लेता हूँ। उसके बाद जो है इसका साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ।
जैसे अपना चैनल का नाम ही ले लेता हूँ समीर कोडिंग। सेमी कॉलन देने के बाद एक हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका नाम लेंथ रख लेते हैं। उसके बाद जो है सो आपको सबसे पहला जो अपना लाइब्रेरी फंक्शन है strlen। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका क्या काम है, तो इसका काम जो है सो हमें दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग का लेंथ बताता है कि हमारे स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली strlen यूज करना है और जिस भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है उसका नाम दे देना है। और ये जो है सो strlen जो है फ्रेंड्स वो इंटीजर वैल्यू आपको जो है सो रिटर्न करेगा। तो len नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर कर लेता हूँ और इसे फिर बाद में हम प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले /n देंगे, उसके बाद लिखेंगे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, उसके बाद मॉडुलस s देंगे, सॉरी मॉडुलस d देंगे। मॉडुलस d इसलिए देंगे क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ जो है सो हमारा इंटीजर टाइप है, इसलिए हमें मॉडुलस d देना होगा। अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग के केस में मॉडुलस s देते। मैं इसको सेव करने के बाद मैं आपको जो है सो रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 12, मींस इसमें टोटल 12 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन है फ्रेंड्स strcpy। strcpy का क्या यूज है, strcpy का यूज ये है, इस फंक्शन के हेल्प से जो है फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में आप कॉपी कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड to copy from source string to destination string। ये source और destination string क्या है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग, यानी हमारे पास 2 स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मैं दूसरा स्ट्रिंग ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली लेफ्ट हैंड से आपको अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करना है और दाहिने हैंड से जो है सो आपको डाउन एरो प्रेस करना है एट द सेम टाइम। आपका ये रेप्लिकेट हो जाएगा। इसको मैं str2 नाम दे देता हूँ, लेंथ सेम रखूंगा। इसका जो है सो कंटेंट चेंज कर देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ चैनल। कुछ भी आप लिख सकते हैं। strcpy को कैसे यूज करना है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूँ। सोर्स स्ट्रिंग एंड डेस्टिनेशन स्ट्रिंग क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले एक मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ, बिफोर यूज ऑफ strcpy। उसके पहले मैं दोनों वैल्यू को सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको लिखना है सेमी कॉलन देंगे, उसका प्रिंट ऑफ के अंदर आपको लिखना है द कंटेंट ऑफ str1, मॉडुलस s लिखेंगे यहाँ पे str1 दे देंगे। सेमी कॉलन के बाद मैं इसी को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे str2, यहाँ पे str2 का जो है सो कंटेंट देखेंगे, यानी strcpy के यूज करने से पहले हमारा क्या कंटेंट है मैं उसको देखना चाहता हूँ और strcpy यूज के बाद कैसा डिफरेंट होगा वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं इसको रेप्लिकेट करके नीचे ले आता हूँ। अल्ट और डाउन बटन से आप जो है सो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर, यहाँ पे /n देंगे, आफ्टर यूज ऑफ strcpy। और मैं इस दोनों को जो है सो कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो से प्रेस करेंगे और अल्ट की हेल्प से जो है सो आपको नीचे ले आना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे अब strcpy जो है सो फंक्शन यूज करने वाला हूँ 2। यहाँ पे देख सकते हैं str2 जो है सो सोर्स स्ट्रिंग है और str1 जो है सो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। मींस str2 का जो कंटेंट है str1 में जो है सो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अदरवाइज ये भी जो है सो आपको आउटपुट दिखेगा साथ में। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो है सो कंटेंट लाइन में मैं सबसे पहले /n लिख करके नई लाइन में प्रिंट करवाता हूँ। उसके बाद आपको जो है सो डिफरेंस दिखेगा। यहाँ भी /n देने के बाद मैं फिर से एक बार इसे रन करता हूँ। अब देख सकते हैं बिफोर यूज ऑफ strcpy स्ट्रिंग 1 का जो है क्या कंटेंट है, str1 का समीर कोडिंग, str2 का क्या है चैनल। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिफोर यूज ऑफ strcpy कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग क्या था समीर कोडिंग, str2 का क्या था कंटेंट चैनल। लेकिन यूज ऑफ strcpy का मतलब होता है फ्रेंड्स स्ट्रिंग 2 का जो हमें कंटेंट है वो स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर दो। मीन्स स्ट्रिंग 2 का क्या था चैनल, ये भी जो है सो हमारे str1 में कॉपी कर दो। मीन्स str2 का जो कंटेंट है वो चैनल रहेगा ही, सेम चैनल जो है सो str1 में कॉपी हो चुका है। तो फ्रेंड्स strcp का यूज करते हैं हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा अगला जो लाइब्रेरी फंक्शन है मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। अगला जो हमारा फंक्शन है वो strrev है। मीन्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आप किसी भी स्ट्रिंग को जो है सो आप रिवर्स कर सकते। मीन्स दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है strrev और जिस भी फंक्शन को आपको रिवर्स करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए str1 को ही रिवर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सिंपली ये फंक्शन लिखने के बाद आपको प्रिंट करवा देना है। /n के बाद देंगे द फाइनल कंटेंट इज, आपको मॉडुलस s यहाँ पे देना है और जो है सो यहाँ पे str1 आपको देना है। सेमी कॉलन देने के बाद मैं इसको सेव करने के बाद इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो SAMER कोडिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है,
यहाँ पे देख सकते हैं ये रिवर्स है। तो इस फंक्शन का जो यूज होता है फ्रेंड्स वो हमें अपने कंटेंट को रिवर्स, अपने कैरेक्टर को रिवर्स करने के लिए होता है। इसी सीरीज में जो अगला हमारे पास फंक्शन है वो है strcmp। strcmp का यूज होता है फ्रेंड्स हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। मीन्स अगर दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू ए स्ट्रिंग, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि अगर दो स्ट्रिंग इक्वल है, मीन्स जैसे strcmp और यहाँ पे जिस भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, जैसे string 1 str2, इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आपको सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है इंटीजर टाइप का, मैं उसका नाम diff ले लेता हूँ। ये जो strcmp फंक्शन है फ्रेंड्स, अगर ये दोनों str1 एंड str2 अगर इक्वल होगा तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर ये डिफरेंट होगा तो ये 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो है सो मैं diff में जो है सो इसे स्टोर करा लूँगा और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ diff का वैल्यू अगर वो 0 के बराबर है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे /n बोथ स्ट्रिंग इज आइडेंटिकल सेमीकोलन देंगे। एल्स अगर ये इक्वल नहीं है तो इसमें प्रिंट करवा देंगे कि /n लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जो है सो बोथ स्ट्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल। कुछ इस तरीक़ा से मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आता है आंसर, क्योंकि पहले से हमें पता है कि दोनों स्ट्रिंग जो है सो इक्वल नहीं है। तो चलिए इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। फ्रेंड्स क्या होगा जब दोनों को इक्वल कर देंगे, तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। एक यहाँ पे जो है सो दूसरा स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सिर्फ इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम अभी 1 दे देता हूँ, string 2। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, इसका वैल्यू 0 होगा और फाइनली हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है। तो इसको सेव करने के बाद मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ। बोथ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल, मीन्स दोनों के दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। फ्रेंड्स इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगला फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगला फंक्शन है फ्रेंड strcat, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू ए स्ट्रिंग, मीन्स एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग को लगा देना। कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे लिखेंगे strcat और जो है सो मैं यहाँ पे str1 के पीछे मैं str2 को जो है सो लगाना चाहता हूँ। यानी इस केस में str2 का जो वैल्यू है वो str1 के पीछे चलाएगा। मैंने कुछ इस तरीक़ा से मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट ऑफ करता हूँ कि /n, यहाँ मैसेज एक लिख देंगे आफ्टर कॉन्कैटिनेट ऑफ स्ट्रिंग मॉडुलस s देंगे, यहाँ पे मॉडुलस s कॉमा दे करके देखेंगे str1 और मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ क्या हमारा आंसर आता है। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन देख सकते हैं str2 जो है सो str1 में जो है सो कॉन्कैटिनेट हो गया है। एक्चुअली मेरा दोनों के दोनों जो है सो चैनल इसलिए आया है कि क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारा जो है सो आइडेंटिकल है। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स कमेंट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल और शिफ्ट के बगल में जो स्लैश है उसको प्रेस करना है। अनकमेंट के लिए भी उसी को प्रेस करना है, अनकमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं string 1 क्या है, समीर कोडिंग, string 2 क्या है, चैनल। इसको सेव करने के बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आफ्टर कॉन्कैटिनेट ऑफ ए स्ट्रिंग आप देख सकते हैं समीर कोडिंग, उसके पीछे जो है सो कॉन्कैटिनेट हो गया है चैनल, मीन्स str1 के पीछे str2 जो है सो कॉन्कैटिनेट हो गया है, मीन्स जुड़ गया है। और इसी तरीक़ा से फिर से जो है सो अगला फंक्शन हमारे पास है strlwr। इसका फ्रेंड्स यूज है कि हमारे जो भी स्ट्रिंग है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मैं इस सारे कैरेक्टर को मैं अपर केस में लिख लेता हूँ, जैसे समीर कोडिंग, कुछ इस तरीक़ा से। और मैं इसको जो है सो लोअर केस में किस तरीका इस फंक्शन के हेल्प से कैसे होगा इसको दिखाते हैं। strlwr आपको लिखना है। उसके बाद जो है सो आपको इस स्ट्रिंग का नाम भी लिख देना है। कंट्रोल S करने के बाद आपको नई लाइन में प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट ऑफ /n। उसके बाद देख सकते हैं द कंटेंट इज मॉडुलस s कॉमा दे करके जो है सो str1। इसको सेव करके दिखाता हूँ मैं। द कंटेंट इज समीर कोडिंग, जो कि स्मॉल केस है, सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, यहाँ देख सकते हैं। इस फंक्शन के हेल्प से जो है स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीक़ा से इसके जस्ट अपोजिट एक फंक्शन है फ्रेंड्स, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। strupr मीन्स सारे लोअर केस को जो है सो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस।
इसके लिए सिंपली आपको जो है सो मैं इसे अनकमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल और स्लैश से। STRLWR के जगह पे जो है सो आपको लिखना है UPR, जो है सो लोअर केस को अपर केस में चेंज करता है, इसलिए हमारा जो है स्ट्रिंग 2 वो लोअर केस में है, इसलिए मैं स्ट्रिंग 2 का नाम लिखूँगा यहाँ पे STR2। यहाँ भी जो है सो STR2 कर दूँगा और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं द कंटेंट इज़ चैनल मीन्स सारे कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, और स्ट्रिंग फंक्शन की कुछ लाइब्रेरी फंक्शन को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं आपको जो है सो कुछ लिस्ट दे देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे फंक्शन हैं स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको आप जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।